दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष जीव विज्ञान में यानी बायोलॉजी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, जहां आज हम पादप जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग थैलोफाइटा से संबंधित सवालों को देखेंगे, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा से संबंधित सवालों को भी देखेंगे। यहाँ स्क्रीन पर कई सारे सवाल आपको दिख रहे होंगे, इन्हीं सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं। आज जो हमारी क्लास है 567 नंबर की क्लास है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरी 17,010 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है वैसे ही आज की क्लास देखने से आपके 17,000 सवाल दोस्तों तैयार हो जाएंगे। बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, इतनी लंबी श्रृंखला चलाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि जब मैं एक क्लास बनाता हूं उस समय इसकी वाचिंग आप सभी को पता है 1000, 2000, 5000 बस यही रहती है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि बाद के वर्षों में अगले 2-3 साल में जाते जाते इसकी वाचिंग अपने आप बढ़ करके कम से कम मिलियन में हो जाएगी। आप मेरे पुराने वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने 2 स्पेशल किताबें लॉन्च की हैं। हमारी जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग बुक है दोस्तों वो है आपकी अपनी हिंदी की किताब। ये मेरे हाथ में दोस्तों 632 पेज की किताब है, बहुत शानदार सी बुक है। 6000 सवाल दोस्तों मैंने हिंदी में इस किताब में देके रखा है, बहुत गजब की बुक है। आगे हम जीएस की बुक भी तैयार कर रहे हैं और एक बुक हमारे पास दोस्तों यूपी टेट परीक्षा के लिए बहुत कमाल की बुक है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों हमारे पास अलग अलग विषय के कोर्सेज भी हैं। चाहे हिंदी विषय के कोर्सेज आपको ज्वाइन करना हो, जो कि सुपर सेलिंग बैच हमारा है, इसी तरह से हिस्ट्री भी सुपर सेलिंग बैच है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि हमने एक कंप्लीट हिस्ट्री का बैच लॉन्च किया है। डेमो मैंने फ्री देके रखा, आप आके पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह संविधान का बैच है हमारे पास। अभी एक नया बैच आया है यूपी स्पेशल का बैच। ठीक है, आपकी परीक्षाओं में यूपी स्पेशल के खूब सवाल आ रहे हैं, तो ये बैच भी मैंने लॉन्च कर दिया है। हर क्लास में डेमो है, पहले डेमो देखिए, सेटिस्फाई हो जाइए, फिर जो है आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं सवालों पर, पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान से एक सवालों को पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि आपको कितना जवाब आता है। नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक है, पहला सवाल दे रहा है कि थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत कौन कौन से पादप आते हैं। ठीक है, कौन कौन से पादप ग्रुप दोस्तों किसमें आते हैं, ये थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, कवक आता है, शैवाल आता है और तीसरा आपने पढ़ा था लाइकेन। ये तीनों आते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, इसके अंतर्गत कवक आता है, इसके अंतर्गत शैवाल आता है और इसके अंतर्गत लाइकेन आता है। तीनों दोस्तों थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। पहले तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तीनों आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपके मन में आ ही रहा है, थैलोफाइटा समूह। देखिए हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं और जब कवक मैंने पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि कवक जो है किस समूह का हिस्सा है, तो थैलोफाइटा समूह। लाइकेन किस समूह का हिस्सा है, लाइकेन तो बनता ही है कवक और शैवाल के मिलने से। ठीक है, सजीवी संबंध से बनता है। इस वजह से जब कवक और शैवाल ऑलरेडी थैलोफाइटा समूह के हैं तो लाइकेन कहां जाएगा बेचारा, लाइकेन तो भी इसी समूह में आ जाएगा, थैलोफाइटा समूह में। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल सुनिएगा, कह रहा है किसमें विभेदित शारीरिक रूपरेखा नहीं पाई जाती। ठीक है, किसमें विभेदित शारीरिक रूपरेखा नहीं पाई जाती है, मतलब देखिए एक बात तो तय है कि ये पादप है। ठीक है, एक बात तय है कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये पादप हैं। अब अगला सवाल है पादप हैं किंतु 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 ये वृक्ष या पौधे के रूप में नहीं होते हैं। ठीक है, वृक्ष या पौधे के रूप में नहीं दिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, सीधी सीधी बात है, ना जड़ है। ठीक है, ना जड़ है, ना तना है। ठीक है, ना तना है, ना पत्तियां हैं। ठीक है, ना पत्तियां पाई जाती हैं। तो आप बताइए कैसे डिसाइड होगा कि भाई ये पादप हैं, क्योंकि हम तो ये जानते भाई कि जहां पर जड़ तना पत्ती ऐसे चीजें दिखे उन्हीं को हम वृक्ष मान लेते हैं, लेकिन इनका शरीर जो है विभेदित रूप से तैयार नहीं होता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम थैलोफाइटा समूह के जो है पादपों की बात कर रहे हैं। ठीक है, थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा समूह के जो पादप होते हैं ये हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उनमें जड़ तना पत्ती आपको ये सब दिखता ही नहीं, तो जब दिखेगा नहीं इस वजह से हम कंफ्यूज होते हैं कि भैया इनको पादप की श्रेणी में रखें कि इनको जीव की श्रेणी में रखें। यही कारण है दोस्तों कि इनको हमेशा पादप प्लस जीव की श्रेणी में रखा जाता है। ये दोनों श्रेणियों में रखे जाते हैं दोस्तों। ये जो थैलोफाइटा समूह है ये दोनों श्रेणियों में आते हैं। अभी आपका कंफ्यूजन मैं क्लियर करता हूं, थोड़ा समय दीजिए। अगला सवाल देखिए, करा उभयचर पौधे। हमने तो उभयचर जीव जंतुओं के बारे में सुना था, समझिएगा। आपने कभी उभयचर पौधे के बारे में सुना था क्या?
आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा कि उभयचर पौधा भी होता है, लेकिन होता है, ठीक है। आपने सुना है उभयचर जीव, ठीक है, आपने सुना है उभयचर जीव के बारे में। ऐसे जीव जो जल थल दोनों पे निवास करते हैं उन्हें उभयचर कहा जाता है, यही है ना, इन्हीं को उभयचर कहा जाता है। लेकिन आपने उभयचर पौधों का नाम नहीं सुना। आज आपसे पूछ रहा है उभयचर पौधे जो हैं ये किस समूह के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो ये ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत दोस्तों ये आते हैं, ठीक है। जैसे आपने मांस का पौधा का नाम का सुना है, जैसे मान लो एग्जांपल आपसे पूछ दे तो क्या बताएंगे, मांस हो गया, लीवर वर्ट हो गया, ठीक है। जैसे मांस का पौधा हो गया, जैसे लीवर वर्ट हो गया, ठीक है, लीवर वर्ट हो गया आदि, ठीक है। ये सब ब्रायोफाइटा, अभी आगे पढ़ाऊंगा ढेर सारा, कम से कम कुछ नहीं तो 15 सवाल मैं आपको ब्रायोफाइटा से देने वाला हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आपके ब्रायोफाइटा समूह से आते हैं, ठीक है। तो पहले याद रखिएगा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत ही कैसे पौधे आते हैं, जो उभयचर पौधे होते हैं ये आते हैं, ठीक है। उभयचर पौधे आते हैं। क्यों इन्हें उभयचर कहा जा रहा है, सब कुछ मैं आपको एक एक करके जवाब दूंगा, क्योंकि ये उगते तो मिट्टी में हैं, लेकिन निषेचन करने के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है। बिना जल के इनका निषेचन नहीं होता है, इसी कारण इनको उभयचर पौधा कहा जाता है। अभी आगे आपको समझाऊंगा, सवाल आएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगला सवाल करा, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। देखिए सवाल पूछ दिया ना कि इसको जो है पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं, बहुत ध्यान से पहले समझिए, ठीक है। पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं, लिखेगा क्योंकि ये पौधे मिट्टी पर उगते हैं किंतु निषेचन हेतु जल की आवश्यकता या जल पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, जल पर निर्भर रहते हैं। बिना जल के इनका निषेचन नहीं हो पाता, इसी वजह से दोस्तों ये कारण बनता है कि इनको उभयचर वाली श्रेणी में रख दिया गया, ठीक है। मिट्टी पर रहना, बिना जल के काम नहीं होना, निषेचन नहीं होगा तो प्रजनन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीजें दोस्तों अपने दिमाग में रखेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि किसमें संवहन ऊतक या फिर वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। संवहन ऊतक क्या होता है पहले इसे समझिए। संवहन ऊतक में हम दो चीजें रखते हैं दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है दोस्तों, जाइलम जल का संवहन करता है, पौधों में जल का संवहन, जल को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का काम जाइलम करता है। फ्लोएम दोस्तों जो होता है ये आहार का संवहन करता है, खाना जो प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन तैयार होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है। सबसे बड़ी समस्या यह है दोस्तों, याद रखेगा, यहां पर बात यह है कि संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। क्या है दोस्तों, नहीं होता, संवहन ऊतक नहीं होता है। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, ये जो ब्रायोफाइटा समूह के पौधे हैं इनमें न जाइलम होता है न फ्लोएम होता है, और ना ही इसमें वास्तविक जड़ें पाई जाती हैं। वास्तविक जड़ें मतलब ट्रू रूट्स इसको हम कहते हैं, ठीक है, ट्रू रूट्स, ठीक है। जो वास्तविक जड़ें होती हैं इनमें जड़ें भी नहीं पाई जाती हैं। समस्या की बात यह है, अच्छा मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं ब्रायोफाइटा समूह के पादप की बात कर रहा हूं, ठीक है। ब्रायोफाइटा समूह का पादप, ठीक है। ब्रायोफाइटा समूह का जो पादप होता है इनमें ना तो जाइलम होता है, ना फ्लोएम होता है, ना इसमें जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो यही कह रहा दोस्तों, किसमें अभाव पाया जाता है, किसमें, तो याद रखेगा ये जो ब्रायोफाइटा समूह के पादप होते हैं उनमें इन चीजों का अभाव पाया जाता है। सवाल है सर अगर जड़ें नहीं होती तो होती क्या है, उनमें मूलाभास होता है। अभी आगे समझाऊंगा आपको, देखिए अगला सवाल भी उसी से संबंधित है, पढ़िए ध्यान से। करा ब्रायोफाइटा में जड़ों के स्थान पर क्या पाया जाता है। चलो मान लिया कि जड़ नहीं पाए जाते, ब्रायोफाइटा में जड़ नहीं होते, लेकिन जड़ के स्थान पर कुछ तो होता होगा, तो उन्हें मूलाभास कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों,
जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, लेकिन ये ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, याद रखेंगे। अच्छा, ये मूलाभास करती क्या है? ये पानी और खनिजों को सोखने का काम करती हैं, ठीक है। मूलाभास का कार्य क्या है दोस्तों? ठीक है, मूलाभास का कार्य क्या है दोस्तों? तो याद रखेगा, पानी एवं खनिजों को सोखना, ठीक है, खनिजों को सोखना, क्योंकि दोस्तों पौधे तक कुछ तो पहुंचाना पड़ेगा ना। अगर जाइलम फ्लोएम नहीं है तो आवश्यकता तो होगी ना जल की, वो कार्य कोई और करेगा, जाइलम की जगह कोई और करेगा। तो मूलाभास करता है दोस्तों, ट्रू रूट्स का अभाव होता, वास्तविक जड़ें नहीं होती, लेकिन मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइटा समूह के पादपों में। समझ में आ रहा है ना? देखिए, हो सकता है न भी समझ में आए, इसलिए नहीं क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे सर हमने इतने दिनों से पढ़ाई किया, बचपन से हम लोग, बचपन में क्या क्लास 6 से हम लोग दोस्तों बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए हैं। 6 पढ़ा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 साल तो वहां खत्म कर दिया। उसके बाद ग्रेजुएशन किया, उस ग्रेजुएशन के दौरान भी बहुत कुछ पढ़ा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी किया, वहां भी बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन कभी ये सब मिला नहीं हमको अपनी क्लास में। मैं कहता हूं मिलना चाहिए था, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला है अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कहीं और से सिलेबस उठा के पढ़ा रहा हूं, नहीं। जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरतमंद चीजें हैं, जहां से सवाल बन सकते हैं, जो टॉपिक हैं, मैं उन्हीं टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूं। और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बायोलॉजी का मैं 100-200 लेक्चर लेने वाला हूं। अरे घुमा फिरा के 50-60 लेक्चर में बायोलॉजी समाप्त हो जानी, 70-75 में समाप्त हो जाएगी। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री तो 50 के अंदर ही समाप्त हो गए। अब बायोलॉजी थोड़ा सा, बायोलॉजी में बायोलॉजी वाला पार्ट भी आ जाता है, बॉटनी वाला पार्ट भी आ जाता है। इस वजह से हो सकता है कि 10-20 लेक्चर एक्स्ट्रा देना पड़े। तो मैं लेक्चर देने से भागता नहीं, मेरा अपना काम है, मैं चाहता हूं कि बच्चों को पूरा टॉपिक मिले, कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए। मैं ये सोच के पढ़ाता हूं आपको। तो पढ़िए आराम से। क्यों नहीं मिला अब उसकी चिंता छोड़िए, आज मिल गया है तो आज की चिंता कीजिए। देखिए कई सारे ब्रायोफाइटा समूह के पादपों का नाम दे रहे हैं, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था ना, मास हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहां भी देखिए मास है, मास पैसे कर लीजिएगा, ठीक है। मास हो गया, रिक्सिया हो गया, मार्केंसिया हो गया, एंथोसिरोस हो गया, स्फेग्नम हो गया। ये सब जो है दोस्तों, ये किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब दोस्तों ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा समूह, ठीक है, ब्रायोफाइटा समूह के अंदर। और ब्रायोफाइटा में हमने क्या पढ़ा दोस्तों? एक तो पढ़ा संवहन ऊतक का अभाव, ठीक है, संवहन ऊतक का अभाव, ये हमने पढ़ा। और वास्तविक जड़ों का अभाव, ठीक है। ये दो चीजें आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। वास्तविक जड़ों का अभाव, ये दो चीजें दोस्तों आप एकदम, मतलब आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है। ये आप जरूर याद रखिएगा, एकदम दिमाग से निकालिएगा नहीं, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और आगे चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि किस समूह के पौधों में संवहनी बंडल, या जिसे हम वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं, इसका अभाव पाया जाता है। देखो वही सवाल दे दिया ना, संवहनी बंडल का मतलब क्या हो गया दोस्तों? संवहनी बंडल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? वही जाइलम फ्लोएम, ठीक है। करा जाइलम फ्लोएम का अभाव, ठीक है। जाइलम फ्लोएम का अभाव दोस्तों कहां पाया जाता है? सीधा सीधा याद रखेगा, ब्रायोफाइटा समूह के पादप, ठीक है। ब्रायोफाइटा समूह के जो पादप होते हैं, इनमें दोस्तों यह अभाव पाया जाता है। कोई कठिन बात बताया क्या? अब एक ही सवाल एग्जामिनर कैसे कैसे घुमा के देता है, इसीलिए मैंने इस टाइप का 3-4 सवाल दे दिया। परीक्षा में इस तरह के सवाल आते हैं तो आप पढ़े रहेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो कभी भी डाउट नहीं होगा। आइए अगला दे रहा है युग्मकोद्भिद, ठीक है। युग्मकोद्भिद किसका प्रमुख चरण होता है? देखिए युग्मकोद्भिद ना, ये प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये प्रक्रिया है, जैसे हमारे जीवन की प्रक्रिया होती है। पहले बाल्यावस्था होता है, फिर किशोरावस्था आता है, प्रौढ़ावस्था आता है, अंतिम में वृद्धावस्था आ जाता है, ठीक है। हम जनन की प्रक्रिया, ये हमारे किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था के बीच की प्रक्रिया है, जिसमें हम जनन का कार्य करते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। उसी तरह से युग्मकोद्भिद जो है दोस्तों, यह भी एक प्रक्रिया है, ये जनन की प्रक्रिया है, ठीक है। क्या दोस्तों? ये उस पादप के जनन की प्रक्रिया है, ठीक है। ये जनन की प्रक्रिया है। अब देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है युग्मकोद्भिद किसका प्रमुख चरण माना जाता है दोस्तों? तो यह ब्रायोफाइट्स का ही प्रमुख चरण है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स का ही दोस्तों ये क्या है? प्रमुख चरण माना जाता है। और ब्रायोफाइट्स में जैसे जब एक व्यक्ति
जब बच्चा होता है तो उसका शरीर विकसित नहीं होता है। जैसे शरीर की विकसित अवस्था किशोरा और प्रौढ़ावस्था के बीच में दिखाई देती। किशोरावस्था में भी आकृतियां चेंज होती है कि प्रौढ़ावस्था में जाकर, प्रौढ़ावस्था से ठीक पहले तक व्यक्ति पूरी तरह से विकसित हो जाता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों की बात करें। उसी तरह से ये जो ब्रायोफाइट्स है, जब इसमें ये वाला चरण आता है, यूमकोड भी चरण आता है, तब ये पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाते हैं। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। जो हरा पौधे जैसा स्वरूप इनका दिखाई देता वो ब्रायोफाइट स्वरूप ही होता है, ठीक है। तो याद रखेगा पूर्ण स्वरूप विकसित, ठीक है। इस समय पूर्ण स्वरूप विकसित हो चुका होता है, ये आप याद रखेंगे। इसी को युग्मकोद्भिद कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। कर संवहन तंत्र का न होना ये किसका विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। अरे फिर से वही सवाल दे दिया। संवहन तंत्र यानी सीधे सीधे वही दो चीज हो गया, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम, जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम दोस्तों आहार का संवहन करता है, ठीक है। तो कह रहा है इसका अभाव, ठीक है, इसका अभाव ये किसका विशिष्ट लक्षण है दोस्तों। तो याद रखेगा किसका विशिष्ट लक्षण है, ये ब्रायोफाइटा, 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 ब्रायोफाइटा समूह के जो पादप हैं, समूह के जो पादप हैं, ये उनका लक्षण है कि उनमें ये चीजें नहीं पाई जाती। फिर से वही सवाल दे दिया, अब ज्यादा नहीं दूंगा सवाल। अब मुझे पता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए। कर भ्रूण बनाने वाले पौधों जिनमें एम्ब्रियोफाइटा का सबसे साधारण व आद्य समूह कौन सा माना जाता है, जो भ्रूण बनाने का काम करते हो। तो हमने पीछे पढ़ा कि भैया मिट्टी पर उगते हैं लेकिन निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहां भी आप याद रखेंगे, यहां भी आपका उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा जवाब हो जाएगा, क्योंकि ब्रायोफाइटा समूह का जो पादप होता है, इनकी खासियत क्या होती है, ये मिट्टी पर उगते हैं, ये मिट्टी पर उगते हैं, किंतु निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। इसी कारण दोस्तों इनको उभयचर पौधा भी कहा जाता है। और जब निषेचन कर ही रहे हैं तो फिर भ्रूण बनने वाली बात तो कॉमन सी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से जोड़कर भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल, करा ब्रायोफाइटा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। तो ये जनन दोस्तों 3 प्रकार का होता है। इनमें कायिक जनन भी पाया जाता है, कायिक जनन भी पाया जाता है, इनमें लैंगिक जनन भी पाया जाता है, ठीक है, लैंगिक जनन भी पाया जाता है, और इसमें अलैंगिक जनन भी पाया जाता है, असेक्सुअल, ठीक है। अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। ये तीनों दोस्तों पाए जाते हैं। ज्यादातर लैंगिक और अलैंगिक पाया जाता है। कायिक दोस्तों हो सकता है आपको कम देखने को मिले, लेकिन फिर भी आप तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है, ये आपको बताना। देखिए जैसे आप पढ़ते हैं कि पौधों में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, जीव जंतुओं में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा। उसी तरह से सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा पूछ रहा दोस्तों, तो याद रखेगा डांसोनिया, ठीक है। बड़ा आसान सा नाम है, डांसोनिया सुपरबा, ठीक है। क्या नाम है इसका, डांसोनिया, ठीक है, डांसोनिया सुपरबा, ठीक है। सुपरबा इसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये दोस्तों सबसे बड़ा माना जाता है। इसका एक और नाम है, इसको कहीं कहीं पे ऑस्ट्रेलियाई मांस लिखा जाता है। इसी को क्या लिखा जाता है, इसी को ऑस्ट्रेलियाई मांस भी कहा जाता है। कितना बड़ा होता है दोस्तों, ये अगर सबसे बड़ा कह दिया, जैसे हम कह दिया कि भाई सबसे बड़ा है, तो कितना बड़ा होता है ये, इसकी हाइट होती है लगभग 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर होती है। अब जोड़ लो आप, ठीक है। 12 सेंटीमीटर का एक स्केल होता है, 12 वाला भी आता है, 16 वाला भी आता है। उसे 7 सेंटीमीटर का मोबाइल, इंच में तो मोबाइल होती है, ठीक है। सेंटीमीटर का स्केल देखे होंगे ना, उसी से 12 सेंटीमीटर देख लीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा होता है डांसोनिया सुपरबा नाम है। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि सबसे छोटा ब्रायोफाइटा दोस्तों कौन होता है, जो सबसे
छोटा ब्रायोफाइटा है। अब यहां पे अलग अलग लोगों का जवाब है। कुछ लोग जुओप्सिस को मानते हैं। किसे मानते हैं? दो जवाब है दोस्तों, दोनों अलग अलग जवाब है। मुझे नहीं पता आपके एग्जाम में क्या मिलने वाला है। कुछ लोग जुओप्सिस को मानते हैं। ये सब देखिए पौधे का नाम है और अंग्रेजी में नाम है, हमारे यहां तो पाया नहीं जाता, इस वजह से ज्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना है। और दूसरा, कुछ लोग मानते हैं क्रिप्टोथैलस को। किसे मानते हैं? कुछ लोग जुओप्सिस को मानते हैं और कुछ लोग क्रिप्टोथैलस को सबसे छोटा पौधा मानते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। पता नहीं आपसे एग्जाम में क्या दे देने वाला है, इसलिए आप पहले से जो है सोच समझ के पढ़े रहेंगे तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप हल कर लेंगे। ब्रायोफाइटा का प्रयोग दोस्तों कहां किया जाता है? ये बड़ा अच्छा सा सवाल है। ठीक है, हम लोग बार बार ब्रायोफाइटा समूह के पौधों को देख रहे हैं और एक लाइन इसके बारे में जो आपको कभी नहीं भूलना है वो है दोस्तों, ये उभयचर पौधे होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये उभयचर पौधे होते हैं। ठीक है, इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है। ठीक है, संवहन ऊतक का अभाव होता है। ठीक है, इनमें वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं। ठीक है, इनमें वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। ये जो छोटी छोटी बात इनसे संबंधित है, ये सारी बात आप ध्यान में रखेंगे। कह रहा है इसका यूज कहां किया जाता है? कई जगह पे इसका यूज होता है, जैसे मृदा अपरदन को रोकने में। ठीक है, दिखेगा पॉइंट वाइज दिखेगा। मृदा अपरदन को रोकने में ये बड़े सक्षम होते हैं। वैसे भी पेड़ पौधों को लगाने से जो मृदा अपरदन है वो रुक जाता है। मृदा अपरदन कैसे रुक जाता है? पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है मिट्टियों को पकड़े रहती हैं, तो बहने नहीं देती, कटने नहीं देती। इसी तरह से मृदा का अपरदन नहीं होता है। दूसरा, इसका यूज ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ब्रायोफाइटा का यूज दोस्तों लोग किस रूप में भी करते हैं? ईंधन के रूप में। ठीक है, ईंधन के रूप में। देखिए टेक्नोलॉजी जितना आगे चली जाए कि हम उसका इस्तेमाल उतना ज्यादा कर पाएंगे। इसी तरह से एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, प्रतिजैविक के रूप में। ठीक है, एंटीसेप्टिक यानी सीधे औषधि के रूप में भी आप याद रख सकते हैं। बाकी खाने पीने में भी यूज होता है, कई लोग खाते भी हैं। ठीक है, तो याद रखेगा भोज्य पदार्थ के रूप में। ठीक है, भोज्य पदार्थ के रूप में भी दोस्तों इसका यूज होता है। तो ये पॉइंट दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे कि ब्रायोफाइटा का यूज कहां कहां होता है। ये सारे सवाल अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा दोस्तों। अभी तो जो आप मैं पढ़ा रहा हूं सीरीज, बायोलॉजी की सीरीज चल रही है। मैंने इस सीरीज में 8वीं से आपको पढ़ा दिया। जैसे आज बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, इसी तरह से बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट की क्लास आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा इतिहास पढ़ा दिया, चाहे वो प्राचीन हो, चाहे वो मध्यकालीन हो, चाहे वो आधुनिक हो। यूट्यूब पर अलग अलग प्लेलिस्ट भी दे दिया हूं। इसी तरह से पूरी संविधान की क्लास आपको दे दी गई, पूरा विश्व का भूगोल पढ़ा दिया, भारत का भूगोल पढ़ा दिया, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ा दिया। देखिए यहां लिखा है 16,500। सच्चाई क्या है? हम 17,000 सवाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा आज 17,000 सवाल कंप्लीट हो रहा है। यहां दे रहा है 550 और हम लोग कितना पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम लोग पढ़ रहे हैं 567 नंबर का लेक्चर। ना तो हमने कम लिखा है, बल्कि हम लोग ज्यादा अटेंड कर रहे हैं। तो आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे बड़ा एग्जाम हो, छोटा एग्जाम हो, अगर बायोलॉजी से सवाल बनना है तो आपको ये क्लास बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक होगी। अब आप ये सोच लो, अगर मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं, कोई पैसे आपसे नहीं लिया, अगर मैं निःशुल्क अपने कंटेंट को इतना बेहतर दे सकता हूं, इतना बढ़िया से पढ़ा सकता हूं, तो जिस बच्चे को मैं पेड कोर्स पढ़ाता हूं वहां मैं मजाक करता हूं क्या? वहां मैं और बेहतर ढंग से पढ़ाता हूं। मतलब उसकी तो सीमा ही नहीं है। यूट्यूब पर वो चीजें आप सोच भी नहीं सकते। सोच कैसे सकते हैं? आप स्टडी 91 ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। सारे विषय की क्लासेस यहां पर दिख जाएंगी अलग अलग, उसमें डेमो क्लास दिख जाएगा। आप डेमो देखिए, वो डेमो देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए मैं बच्चों को परेशान नहीं करता कि कोर्स बेच दो। अरे कोर्स बेचने से पहले डेमो देख लो भाई। मैं बार बार कहता हूं पहले डेमो देखिए, संतुष्ट होइए, मेरी बातें समझ में आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए। हम स्टडी 91 सेल पे फोकस नहीं करता, हम हमेशा से क्वालिटी पर फोकस करते आए, सेल पर नहीं। सेल तो अपने आप बढ़ेगा, सेल के पीछे भागना ही नहीं, क्वालिटी के पीछे भागो, सेल हमारे पीछे भागेगा। ये सिंपल सा मेरा अपना फंडा है। ठीक है, तो आप जो है एक बार डेमो क्लास जरूर देखिए, पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए, यही आपसे निवेदन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा दोस्तों टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये किस प्रकार के पादप होते हैं? देखिए अभी आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा, आपने जो है थैलोफाइटा पढ़ा। अब दोस्तों उसी तरह से आपके सामने टेरिडोफाइटा दे रहा है। कह टेरिडोफाइटा क्या होते हैं दोस्तों? तो जो टेरिडोफाइटा ये किस प्रकार के पादप होते हैं, तो ये इनका तो नाम ही टेरिडोफाइटा है।
अब यहां पे ये नहीं पूछना चाहता है कि किस प्रकार के पादप, मतलब जैसे ब्रायोफाइटा में आपने देखा कि जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, संवहनी ऊतक नहीं होता है, वास्तविक जड़ें नहीं पाई जाती, मूलाभास पाई जाती है। वो मूलाभास ही खनिजों को, जल को सोखने का काम करते हैं। तो उसके आसपास का जो विशेषताएं हैं वो आपसे यहां पूछना चाह रहा है कि भैया अगर ये टेरिडोफाइटा जो पादप है इनमें क्या पाया जाता है, तो ये बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। क्या होते हैं, एक लाइन में इनके बारे में याद रखेंगे, बीज रहित। इन पौधों में बीज नहीं होता है, ठीक है, बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं, यानी इनके शरीर में जड़, तना, पत्तियां ये सब पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इनका शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभाजित रहता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में ऐसा नहीं था। ठीक है, उसमें तो ये सब पाया ही नहीं जाता था, लेकिन इनमें पाया जाता है। जो टेरिडोफाइटा समूह के पादप है उनमें ये पाया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से लिख रहा है, करा संवहनी ऊतक वाले, यानी विकास की दृष्टि से देखा जाए तो पहले जमीनी पौधे दोस्तों कौन थे, सबसे पहले जमीन पर उगने वाले पौधे यह दोस्तों टेरिडोफाइटा ही थे। ठीक है, टेरिडोफाइटा जो थे दोस्तों, कहा जाता है ये सबसे पहले विकास की दृष्टि से पहले जमीनी पौधे थे, क्योंकि ये ऐसे पौधे थे जिनमें संवहनी ऊतक पाया जाता था। ठीक है, इनमें क्या होता था, इनमें संवहनी ऊतक पाया जाता था। ठीक है, पाया जाता है। संवहनी ऊतक का पाया जाना यानी सिंपल सी बात है दोस्तों, क्या कि यहां पर जाइलम भी पाया जाता है। ठीक है, यहां जाइलम भी होता है और यहां फ्लोएम भी होता है। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों पाया जाता है, यही तो है भैया। ठीक है, यही तो कहने का मतलब है। इसीलिए कहा गया कि विकास की दृष्टि से ये पहले जमीनी पौधे हैं जिनमें संवहनी ऊतक पाया जाता था, जाइलम फ्लोएम पाया जाता था। जाइलम पौधों में जल का संवहन करता है, फ्लोएम पौधों में आहार का संवहन करता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि किस वर्ग के अंतर्गत पर्णहरिम और संवहन ऊतक युक्त, ठीक है, संवहन ऊतक पाए जाते हैं लेकिन अपुष्पोद्भिद होते हैं, उसमें पुष्प नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी टेरिडोफाइटा में तो बताया कि शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है, किंतु बीज रहित होते हैं। जब बीज नहीं तो फूल कहां से होंगे। ठीक है, तो याद रखेगा ये टेरिडोफाइटा समूह के जो पादप हैं ये उन्हीं की खासियत है। ठीक है, इसमें याद रखेगा यह बीज एवं पुष्प रहित होते हैं। ठीक है, बीज एवं पुष्प रहित पादप होते हैं, इनमें बीज या पुष्प नहीं पाया जाता है। ये सिंपल सी बात है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। और आगे बढ़िए, अगला दे रहा है बीज रहित संवहनी पौधे क्या कहलाते हैं। फिर से वही सवाल घुमा फिरा के दे दिया, तो याद रखेंगे इन्हें हम कहते हैं टेरिडोफाइटा में खासियत होती है कि बीज प्लस पुष्प रहित होते हैं। ठीक है, बीज और पुष्प रहित होते हैं, लेकिन संवहनी कहने का तात्पर्य है कि जाइलम फ्लोएम होते हैं। ठीक है, जाइलम पाया जाता है और फ्लोएम भी पाया जाता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ये टेरिडोफाइटा समूह के जो पादप है ये हम इनकी बातें कर रहे हैं। और आगे देखिए, करा पादप जगत में फर्न और फर्न के सहयोगी, ठीक है, फर्न और फर्न के सहयोगी ये किस समूह के अंतर्गत है। अगर आपने फर्न का पौधा देखा हो तो फर्न के पौधे में जड़ होती हैं, पत्तियां होती हैं, तने होते हैं, लेकिन वहां पर फूल वगैरह नहीं पाए जाते। ठीक है, यानी यह भी किस समूह में आ जाता दोस्तों, यह भी आ जाता है टेरिडोफाइटा समूह में। ठीक है, यह टेरिडोफाइटा समूह का यह पादप है। ठीक है, फर्न, ठीक है, क्योंकि जो फर्न होता है दोस्तों, जो फर्न का पौधा होता है, इस फर्न के पौधों में जड़ पाई जाती हैं। ठीक है, तना पाया जाता है। ठीक है, पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, पत्तियां पाई जाती हैं, संवहन ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, संवहन ऊतक, जाइलम फ्लोएम, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, ये सब पाए जाते हैं, लेकिन याद रखेंगे बीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बीज प्लस पुष्प का क्या होता है दोस्तों, अभाव होता है। बीज प्लस पुष्प का क्या होता है दोस्तों, अभाव होता है।
किसमें? फर्न में। अगर फर्न का पौधा देखा हो तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। अगला दे रहा है मर्सीलिया, ठीक है, यह भी एक पौधे का नाम है। मर्सीलिया हो गया, सेरेप्टोटेरिस हो गया, एजोला हो गया। ये सब जो जली फर्न है ये किस समूह के अंतर्गत आते हैं? ये सब के सब टेरिडोफाइटा समूह वाले हैं, ठीक है। ये सभी के सभी किस समूह वाले हैं पादप? यह टेरिडोफाइटा समूह के ये पादप हैं। इसे आप याद रखें। एजोला वगैरह भी उसी में आता है, एजोला बैक्टर का नाम सुना होगा, मर्सीलिया हो गया, ये सब इसी में आते हैं। करा किस में पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है? किस में पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है दोस्तों? तो बहुत से चीजों में पाया जाता है पुनर्जीवन का गुण। आइए मैं एक एक करके आपको बता देता हूं, एक सेकेंड, ठीक है। पुनर्जीवन का गुण दोस्तों किस में पाया जाता है? तो देखिए कहीं पाया जाता है, जैसे हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा को अगर आप एक जगह से काट देंगे ना तो जो दूसरा हिस्सा होगा, जो कटा हुआ हिस्सा होगा, वो अपने आप में जीव बन जाएगा। जैसे इंसान को काट दिया जाए तो इंसान खत्म, हाँ, लेकिन हाइड्रा को काट देंगे तो हाइड्रा मरता नहीं है। हाइड्रा क्या कर लेता है दोस्तों? वो तुरंत दोस्तों वहां पर एक दूसरा जीव जो है आ जाता है। इसी तरह से एक मछली स्टारफिश को भी काट दोगे तो 2 स्टारफिश बन जाएगी, ठीक है। अमीबा, ठीक है, उसके साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। प्लेनेरिया के साथ भी ऐसा होता है, स्टारफिश के साथ ऐसा होता है। तो ये सब तो दोस्तों जीव वाले श्रेणी में आ जाएंगे। हम तो पादपों की बात कर रहे हैं। पादप में याद रखेगा एक नाम है सिलेजिनेला, ठीक है। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर है लिखेगा सिलेजिनेला। ये एक दोस्तों पादप है और ये है मेज को घर पर सजावट के लिए प्रयुक्त, ठीक है, इसको करते हैं। और यह भी, इसमें भी पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है। आप देखते होंगे टेबल पे ले जाकर ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो सूखे होते हैं, जैसे लगता है मरे हुए, जैसे पानी में डाल दो उग जाते हैं, पानी से हटा दो फिर मर जाते हैं, फिर पानी में डाल दो फिर उग जाते हैं। अरे क्या है ये, ठीक है। ये जो पौधे हैं दोस्तों, इन्हें सिलेजिनेला कहते हैं दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला दोस्तों, कौन से टेरिडोफाइट से सोना प्राप्त किया जाता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये जब मेरे पास ये सवाल आया ना, मैं हैरान हो गया। हमने कहा ये कैसे संभव है कि किसी पादप से सोना पाया जाता हो? भाई सोने की तो अपनी खान होती है, कोलार वगैरह, ये पौधे से कैसे सोना प्राप्त? तो पौधे से सोना निकलता नहीं है। एक्चुअली में दोस्तों इसके पीछे एक लंबी सारी कहानी है, ठीक है। इसको गोल्ड इंडिकेटर कहते हैं, इस पौधे को गोल्ड इंडिकेटर कहते हैं। हम किस पौधे की बात कर रहे हैं? कई जगह पे तो लोग फर्न की प्रजाति मानते हैं, लेकिन उसका नाम है इक्विसेटम। पौधे का नाम है इक्विसेटम, ये फर्न की एक प्रजाति है। पहले इसको लिखिए, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पे इक्विसेटम दे देगा और या फिर इसी को कहीं कहीं पे हार्सटेल नाम लिखा होता है, हार्सटेल, ठीक है, हार्सटेल लिखा होता है। इसको दोस्तों और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गोल्ड इंडिकेटर। क्या कहा जाता है? इसे गोल्ड इंडिकेटर के रूप में जानते हैं। और ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, जो जिस मिट्टी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है वहीं उगते हैं। ये पौधे ऐसे होते हैं कि जिस मिट्टी में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होती है वहीं पैदा होते हैं। और जहां आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है, जहां आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है सोना भी वहीं पाया जाता है। क्या समझ में आ रहा है? इसीलिए दोस्तों इनको इंडिकेटर मान लिया गया। और ऐसा नहीं कि इन पौधों से सोना निकलता है, जैसे सवाल मेरे सामने पहली बार आया था,
इसके पहले मैं बहुत दिनों से पढ़ा हूं, मैंने बायोलॉजी में बहुत कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन ये सवाल मेरे लिए नया था, एकदम नया था, जो आज के पहले मैंने कभी सुना ही नहीं था, ठीक है। तो जब ये सवाल मेरे पास आया तो मैं हैरान हो गया, हमने कहा कैसे कोई पौधा सोना दे सकता है, ठीक है। फिर जब मैंने पढ़ा तो पता चला नहीं, ये गोल्ड इंडिकेटर इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिस मिट्टी में आर्सेनिक की मात्रा दोस्तों ज्यादा होती है, और आर्सेनिक की उपस्थिति सोने के भंडार को दर्शाती है, ठीक है। तो देखिए कनेक्शन कहां से कहां तक है। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे ना तो आपकी भी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, टेरिडोफाइट्स प्रजनन किस प्रकार करते हैं? तो टेरिडोफाइट्स दोस्तों ये भी प्रजनन लैंगिक विधि से भी करते हैं, अलैंगिक मेथड से भी करते हैं, ठीक है। लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियों से दोस्तों ये प्रजनन का कार्य करते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। या अगर ये ना दिया हो तो सीधे सीधे लिख दीजिएगा बीजाणुओं की सहायता से, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? बीजाणुओं की सहायता से, बीजाणुओं की सहायता से ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं दोस्तों ये प्रजनन करते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करा, किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? क्या दे रहा दोस्तों? गुप्त प्रजनन अंग। आप देखिए इंसानों के पास प्रजनन अंग होता है, लेकिन पौधों में कहां प्रजनन अंग? लेकिन ऐसे पौधे जिनमें गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं, ये कौन से पौधे हैं दोस्तों? इनको कहा जाता है लाइकोपोडियम। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है लाइकोपोडियम। पोडियम अलग लिखिएगा, लाइको अलग, नहीं तो बड़ा हो जाएगा तो आप याद नहीं कर पाएंगे। लाइकोपोडियम, इनमें गुप्त अंग पाया जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। नहीं, किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? लाइकोपोडियम में नहीं दोस्तों, ये तो बीजाणुओं में यूज किए जाते हैं, ठीक है। मर्सीलिया में पाया जाता है, पीछे मर्सीलिया आया था, मर्सीलिया में पाया जाता है, ठीक है। पीछे आया था मर्सीलिया, ठीक है। मर्सीलिया यह भी दोस्तों टेरिडोफाइट्स में आते हैं दोस्तों। मर्सीलिया मैंने पीछे बताया था, एजोला बताया था, मर्सीलिया वगैरह बताया था। तो ये मर्सीलिया जो होता है ये, और एक और आता है दोस्तों, उसका नाम है शायद क्रिप्टोगैम्स नाम है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे मर्सीलिया मिलेगा, कहीं कहीं पे क्रिप्टोगैम्स मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल सकता है? क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स पौधे, ठीक है। ये इन पौधों में दोस्तों क्या पाया जाता है? इन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, करा किस पौधों के शरीर का जड़, तना और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? मतलब कौन से ऐसे पौधे होते हैं जिनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित रहता है? तो ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, ये टेरिडोफाइटा समूह में जितने भी हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा समूह के पादप, ठीक है। टेरिडोफाइटा समूह के पादप जो है दोस्तों, ये उनकी खासियत है। और उसी में अगर ऑप्शन दे दे आपसे अलग से तो मर्सीलिया भी बता सकते हैं, क्योंकि ऊपर मर्सीलिया की चर्चा हो रहा है, तो हो सकता है उसी से संबंधित सवाल भी पूछ रहा हो। करा टेरिडोफाइटा वर्ग का सबसे विख्यात पौधा कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पौधा जो टेरिडोफाइटा वर्ग में आता है, सबसे ज्यादा तो फर्न फेमस है, ठीक है। फर्न जो है दोस्तों, फर्न, ठीक है, याद रखेंगे। यह बीज एवं पुष्प रहित पौधा है, ठीक है। बीज एवं पुष्प रहित, ठीक है। बीज एवं पुष्प रहित पौधा है टेरिडोफाइटा। इसे आप कई बार सवाल भी आ जाता है कि बीज रहित पौधा कौन सा है, ठीक है। पेड़, जड़, तना, पत्तियां पाई जाती है, लेकिन बीज और पुष्प दोस्तों नहीं पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा फेमस यही है। कह रहा है किसके बीजाणु दवाई के रूप में दोस्तों यूज किए जाते हैं? दवाई लिख दे, या फिर औषधि के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। करा बताइए किसके बीजाणु जो है वो औषधि के रूप में यूज किए जाते हैं? तो यहां पर आप अपना जवाब दीजिएगा लाइकोपोडियम, ठीक है। क्या जवाब देंगे? लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो होता है, इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। अच्छा, क्या दिक्कत हो शरीर में? जैसे शरीर में पाचन संबंधी दिक्कत है, क्या दोस्तों? पाचन संबंधी विकार है, या किसी को चर्म रोग है। क्या दोस्तों? किसी को चर्म रोग है। चर्म रोग मतलब चर्म रोग विकार है, ठीक है, यानी चमड़े से संबंधित किसी को रोग हुआ है, या फिर किसी व्यक्ति को जो है मूत्र संबंधी विकार है, तो उनके लिए लाइकोपोडियम है, ठीक है। मूत्र संबंधी विकार है, मूत्र संबंधी विकार है, तो दोस्तों उन्हें जो है लाइकोपोडियम का बीजाणु जो है ये दिया जाता है, दवा के रूप में यूज होता है। होम्योपैथिक दवाइयां इससे बनती है, ठीक है।
ये भी दिमाग में रखेंगे। आगे लिख रहा है टेरिडोफाइट्स का उपयोग सब्जी के रूप में भी किया जाता है। हाँ, टेरिडोफाइट्स का यूज दोस्तों सब्जी के रूप में, जैसे पीछे आपने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स का यूज हम किस किस रूप में करते हैं, हमने कहा भाई सब्जी के रूप में भी करते हैं, औषधि के रूप में भी करते हैं, कई तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से ये जो टेरिडोफाइट्स है इसका भी इस्तेमाल सब्जी के रूप में करते हैं। कोई तो एक नाम बताइए, जैसे मर्सेलिया उठा लीजिए, मर्सेलिया का यूज ही हम सब्जी के रूप में करते हैं, ठीक है। सेरेप्टोरेसिस का यूज करते हैं, ठीक है, मर्सेलिया का यूज करते हैं, सिरेप्टोसिस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब दोस्तों इसी समूह के हैं, ये आप याद रखेंगे, टेरिडोफाइट समूह के हैं। आगे देखिए अगला सवाल, करा किसका उपयोग चारे के रूप में किया जाता है, ठीक है। लेकिन है वो टेरिडोफाइट्स का समूह में आता है, लेकिन उपयोग दोस्तों हम चारे के रूप में करते हैं, ठीक है। ये हम करते हैं टेरिडियम का उपयोग, ठीक है, टेरिडियम का प्रयोग या उपयोग जो है, उपयोग किस रूप में करते हैं, पशुओं के चारे के रूप में दोस्तों टेरिडियम का यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर जहां पशु लोग बैठते हैं उसके बिछावन के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका दो इस्तेमाल है, एक तो चारे का यूज है, ठीक है, दूसरा बिछावन के रूप में, ठीक है, बिछावन के रूप में लिखिएगा, पशुओं के बैठने हेतु, ठीक है, पशुओं के बैठने हेतु, जैसे हमारे लिए बिस्तर होता है ना, उसी तरह से बिछावन यानी बिछौने के रूप में, बिस्तर के रूप में टेरिडियम का यूज किया जाता है। इसे भी दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ आज का ये सेशन दोस्तों हमारा समाप्त होता है। देखिए मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, एक बार आप मौका दीजिए और हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करके देखिए। हम ना आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी विषय को बार बार ना पढ़िए। जैसे मुझसे अगर आपने इतिहास पढ़ लिया तो जानिए कि इतिहास आपको अपने जीवन में सिर्फ एक बार पढ़ना, परीक्षा चाहे कोई भी देनी हो, सिर्फ एक बार इतिहास पढ़िए, दोबारा इतिहास नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतना विधिवत मैं आपको पढ़ा दूंगा कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से संविधान, इसी तरह से हिंदी है। कम से कम मौका दीजिए, डेमो देखिए ना, मत परचेज कीजिए भाई, बैच मत लीजिए। एक बार डेमो देखे रहेंगे, भविष्य में कभी भी आपका मन अगर करेगा कि यार हमको इतिहास पढ़ना चाहिए, हमको संविधान पढ़ना चाहिए, हमको हिंदी पढ़ना चाहिए, तो कम से कम आप एक बार स्टडी 91 को याद जरूर करेंगे। तो जो कुछ हमने फ्री में दे रखा है पहले उसे आके पढ़ लीजिए, बाद में डिसाइड कीजिएगा कि हम पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन दोस्तों स्टडी 91 ऑफिशियल, सारी क्लासेस दोस्तों इसी पे चलती हैं, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर तो हम ये निःशुल्क क्लासेस जो हमारी चल रही, इसकी सीरीज बड़ी अच्छी है दोस्तों। इस सीरीज में कुल 8 विषय पढ़ा दिया हूँ, 9वां विषय हमारा जो है बायोलॉजी है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। कहीं कुछ जानकारी लेनी हो आपको अलग से तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो वहां से भी बहुत कुछ देखने समझने को मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।